बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। इट्स मी आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 7 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मज़ीद कुछ डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशनशिप, वर्क एनर्जी थ्योरम, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ इंतहाई अहम चीज़ें मौजूद हैं जो कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इस लेक्चर में मैं मज़ीद उस पर बात करूँगा। लाइक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से, मेटालिक शेल ऑफ चार्जेस की वजह से, या किसी 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पोजीशन के साथ ग्राफ डिस्कस करेंगे और फिर ये देखेंगे कि पोजीशन के साथ इनका जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी होती है, और फिर उसके कुछ MCQs भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें उसके मुतालिक भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लाइक अगर एक ड्रॉप ऑफ ऑयल ड्रॉप है, चार्ज ऑयल ड्रॉप है, और इसके n नंबर ऑफ जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन जाएं तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या हो जाएगा और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और या मुख्तलिफ n नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपस में मिलें तो एक कंबाइंड चार्ज सिस्टम बन जाए, चार्ज ड्रॉप बन जाए, तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लिहाजा मेरे साथ रहिए। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा ग्राफ से। ग्राफ्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ बनाता हूँ। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्टिकल एक्सिस पे मैं पोटेंशियल की वैल्यू लिखता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं पोजीशन वेक्टर जानता हूँ। तो ये जो पॉइंट चार्ज है इसके लिए मैं VR ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, पोटेंशियल वर्सेस R पोजीशन। नाउ यहाँ पे लेट सपोज मैं कहता हूँ पोजीशन बिल्कुल ऑरिजिन से, बिल्कुल स्टार्ट से, हम पॉइंट चार्ज से बिल्कुल स्टार्ट ले लेते हैं और वहाँ पर उसके ऊपर कोई पोटेंशियल है V। मैं बिल्कुल इसी लाइन पे पॉइंट लगा रहा हूँ बिकॉज पॉइंट चार्ज का साइज 0 होता है, तो इसलिए R की वैल्यू 0 में एज्यूम करूँगा। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ये थोड़ा इस तरफ है और आगे पोटेंशियल की वैल्यूज़ है। अब जो R चेंज होगा, पोटेंशियल की वैल्यूज चेंज होंगी, कम होती जाएगी। तो इस तरह का एक ग्राफ हमें मिलेगा ऐसे, ठीक है। और ये ग्राफ ये शो करता है कि V जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली टू R। अगर आपको याद हो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ देखा था जो ऐसे था, तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो स्टीपर था, और वो इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज़ इनवर्स स्क्वायर रिलेटेड टू R। तो R के साथ उसका रिलेशन 1/R² के हिसाब से है, वो ग्राफ थोड़ा स्टीपर होता है, जबकि पोटेंशियल जो है वो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब शलोर होता है। वजह ये होती है कि ये 1/R है। और अगर मैं पॉइंट चार्ज की बजाय किसी स्फेयर ऑफ चार्ज, लाइक मेरे पास एक मेटालिक स्फेयर है और चार्ज्ड है, इसको मैंने चार्ज किया हुआ है, इस तरह का कोई शेल है, और आप जानते हैं कि मेटालिक शेल के ऊपर या स्फेयर के ऊपर सारे का सारा एक्सेस चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे होता है, बाहर होता है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वो पोटेंशियल जो है, अगर मैं ग्राफ ड्रा कर लूँ तो सेंटर से हम शुरू करेंगे और बिल्कुल एज तक जाएंगे, बाउंड्री तक जाएंगे, तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यूज़ सेम है। और जब हम वहाँ पे पहुँच जाएं, यानी रेडियस जितनी डिस्टेंस पे पहुँच जाएं, इसको मैं कैपिटल R से शो करता हूँ, और फिर उससे आगे जितना भी हम जाएंगे, जिस पॉइंट पे भी जाएंगे, वहाँ पर वंस अगेन
ग्राफ पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि इनिशियली, चूँकि ये मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ, ये इनिशियली चूँकि हम जो सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर आप इस तरह लिखें डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, तो आप देख सकते हैं ये माइनस साइन सिर्फ ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। अगर तो हम कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटालिक शेल वो ज़ीरो होती है, और ऐसा होता भी है, तो फिर वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं अगर R और V के ग्राफ का स्लोप देखें, इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, या ग्रेडियंट, स्लोप भी कह सकते हैं, ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, ठीक है। वो आपको क्या देता है, दैट इज चेंज इन V with respect to position, and that is actually the electric field intensity। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी मैंने इसकी बात की। तो इस केस में यहाँ पर स्लोप ज़ीरो होता है। स्लोप इसलिए ज़ीरो होता है क्योंकि स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ ग्राफ पैरेलल to horizontal axis is ज़ीरो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है उसमें कोई राइज नहीं होता, सिर्फ रन होता है, तो राइज डिवाइडेड बाई रन ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर कोई स्लोप नहीं है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है वोल्टेज में, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस रीजन में, क्योंकि स्लोप नहीं। और बाहर अगर आप देखें तो जो हम जाते हैं आप देख रहे हैं कि ये स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है जो हम दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है, और स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एट द सेम टाइम आप किसी पॉइंट चार्ज का देखें तो उसका बिल्कुल स्टार्ट से डिक्रीजिंग स्लोप है, वहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ये कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि जी किस पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज और स्फीयर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसी होती है, तो आप देख सकते हैं आउटसाइड जो है पोटेंशियल दैट इज़ प्रोपोर्शनल इन्वर्सली टू आर, और इनसाइड द स्फीयर जो है V जो है वो कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल वैसे होगी जिस तरह के एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है, लेकिन फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि उसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये सेम भी हो सकता है। अगर पॉइंट चार्ज पे मौजूद चार्ज जितना चार्ज उस सरफेस पे एक्सपेंड किया जाए, फैलाया जाए, तो आपको सेम टू सेम रिज़ल्ट मिलेगा। के भी सेम है, क्यू भी सेम हो जाएगा, और आर भी सेम है। तो अगर इस तरह हो या किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इतने ही डिस्टेंस पे हो जितना आर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो सकता है। आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज और अ पॉइंट चार्ज वो हमेशा सेम रहता है। चार्ज अगर यूनिफॉर्म ना हो, मतलब अगर सिचुएशन इस तरह हो कि कहीं पे चार्ज ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो करीब किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखना चाहें तो फिर क्या सूरत हाल होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर भी सेम रहेगा। वजह यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, आर के साथ ये रिलेटेड है, लेकिन बहरहाल टोटल चार्जेस को अगर आप शामिल करें, चाहे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी पॉइंट के ऊपर उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो सिंपली उन सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का सम होगा जो इन इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से है।
तो एज लॉन्ग चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड अ शेल एंड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक जितना होता है। अब अगर मैं वो सूरत हाल कंसीडर करूं, हमारे पास एक ड्रॉपलेट है और वो चार्ज है, या कोई शेल है, कंडक्टिंग शेल है और उस पर चार्ज है, और आप उस एक शेल के n नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स बना लें तो इंडिविजुअल स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना होगा। तो अगर इफ़ स्फीयर is subdivided into n number of identical spheres, तो क्या सूरत हाल होगी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको ये मालूम हो कि जब वो ओरिजिनल स्फीयर था और आपने उसके n छोटे छोटे स्फीयर बनाए तो क्या हो जाता है। सो ये n नंबर ऑफ चार्जेस अगर चार्ज स्फीयर्स उससे बनाए जाएं तो अब एक स्फीयर के n नंबर ऑफ स्फीयर्स बनेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उनके रेडियाई में क्या रेशो है। वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, क्योंकि मटेरियल आपने चेंज नहीं किया है तो वॉल्यूम का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, डेंसिटी के साथ है। डेंसिटी इज़ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैं पूरा VOL लिख रहा हूँ बिकॉज अभी हम पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं तो सिंबल वॉल्यूम के लिए भी V यूज़ होता है, पोटेंशियल के लिए, तो इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर इधर ले आऊँ तो ये होता है जी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ना तो मैं डेंसिटी चेंज कर रहा हूँ, मटेरियल चेंज कर रहा हूँ, नहीं मैंने उसका मास चेंज किया। एक ही शेल है या स्फीयर है और उससे छोटे छोटे n नंबर ऑफ स्फीयर्स बनाए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स। अब ये इनका टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स ये होगा। अब लार्जर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3, आप जानते हैं वॉल्यूम का स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला जो है 4/3 पाई r कैपिटल R क्यूब। मैं इसको r कैपिटल से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको r स्मॉल से रिप्रेजेंट करता हूँ। हर एक का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। तो ये लार्जर वॉल्यूम ये इक्वल है n नंबर ऑफ स्मॉलर वॉल्यूम्स के 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और 4/3 दोनों साइड पे है, पाई दोनों साइड पे है, और हमारे पास जो कैपिटल R और स्मॉल r के दरमियान रिलेशन आ जाती है, ये r क्यूब है, ये n टाइम्स स्मॉल r क्यूब है। और इसको मज़ीद मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि स्मॉल r यानी स्मॉल r को मैं उधर ही छोड़ देता हूँ और r क्यूब डिवाइडेड बाई n लिख लेता हूँ। इसके ऊपर अभी तक क्यूब है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो r इज़ इक्वल टू क्यूब रूट आ जाएगा इसके ऊपर r डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ n। सो n रेज टू द पावर 1/3। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं स्मॉल r फाइंड करना चाहूँ तो मुझे तादाद मालूम होगी कितने चार्जेस हैं, तो अकॉर्डिंगली या कितने स्फीयर्स बनाए हैं मैंने, तो मैं n की जगह नंबर ऑफ दो स्मॉल स्फीयर्स लिखूँगा। और अब अगर मुझे इसकी पोटेंशियल से इस पूरे सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल की पोटेंशियल मालूम कर दिया। फॉर एग्जांपल इस पे इनिशियली एक चार्ज था, तो चार्ज कंजर्व्ड है, तो जितना चार्ज उस पूरे सिस्टम पे था, एक्सेस चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, वही चार्ज अब इन सब पे भी है, तो चार्ज सेम है। लेकिन मसला क्या है, हर एक जो स्मॉल स्फीयर है उसके ऊपर अलग अलग एक पोटेंशियल आ जाएगा। तो वो पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका ये है, चार्ज के n हिस्से हो जाएंगे अगर हम एक जैसे स्फीयर्स बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि जब भी दो कंडक्टर्स आपस में टच होते हैं तो एक का जितना पोटेंशियल होता है दूसरे का भी वही पोटेंशियल हो जाता है।
उनमें पोटेंशियल एक जितना होता है। अगर कहीं पर चार्ज कम है तो वहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल दोनों का जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो अब ये सारे जो है एक जैसे पोटेंशियल पे हैं, लेकिन उनका पोटेंशियल कितना है, और वो चूँकि हमने इनका एक जितना साइज़ एज्यूम किया है तो हर एक के ऊपर एक जितना चार्ज आ गया होगा। तो n पीसीज हैं, तो अगर टोटल चार्ज q है तो q के n पार्ट्स हो जाएंगे nq, ठीक है। और हर एक स्मॉल स्फीयर का अपना एक साइज़ है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हर एक के ऊपर जो अब पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल v, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल तो ये है, लेट्स सपोज कि कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R, लेकिन उन स्मॉल पार्टिकल्स की जो पोटेंशियल है वो क्या होगी V, एंड Q हम जानते हैं अब स्मॉल q होगा और उसका R होगा। अब स्मॉल r का कैपिटल R के साथ क्या रिलेशन है वहाँ पे लिख लेते हैं, और स्मॉल चार्ज का कैपिटल चार्ज के साथ रिलेशन लिख लेते हैं। तो स्मॉल चार्ज की जगह हम q डिवाइडेड बाई स्मॉल n लिखेंगे, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ k अपनी जगह पे, और q डिवाइडेड बाई स्मॉल n ये लिख लिया। स्मॉल r की जगह कैपिटल R, और उसके नीचे जो है n रेज़ टू द पावर 1/3 लिखूँगा ये। अब ये n और ये n, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। कैसे सिंप्लीफाई होंगे कि कैपिटल Q, अब ये जो n है ये ऊपर आएगा, n डॉट n रेज़ टू द पावर -1/3, और कैपिटल R उधर ही लिखूँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि Q डिवाइडेड बाई R, और ये जो V है ये स्मॉल के लिए जो है इसको मैं V डैश लिख लेता हूँ, क्योंकि V कैपिटल हमने पूरे लार्ज स्फीयर के लिए लिखा था। तो यहाँ से ये चीज़ हमने अलग कर दी, और डिनोमिनेटर में n इंटू n इनको इकट्ठा लिखा, 1 - 1/3 आ गया, और फाइनली ये हो जाएगा V डैश इज इक्वल टू, ये तो कैपिटल V ओरिजिनली जो इस पूरे स्फीयर का पोटेंशियल था वो है, और 1 डिवाइडेड बाई n रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज n रेज़ टू द पावर 1 - 1/3, 1 से 1/3 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 2/3 रह जाता है। तो अगर आपको नया पोटेंशियल फाइंड करना है इस स्मॉल ड्रॉप स्फीयर का, तो अक्सर ड्रॉपलेट्स होते हैं, एक लार्ज ड्रॉप स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बढ़ जाता है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। तो इस एक स्मॉल स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल होगा V डैश, वो n रेज़ टू द पावर -2/3 मल्टीप्लाइड विथ V होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके 8 टुकड़े बनाता हूँ, तो अगर इसके 8 टुकड़े बनाऊँगा तो V डैश उस एक टुकड़े का जो चार्ज हो की वोल्टेज जो होगी दैट वुड बी, वो क्या होगा 8 रेज़ टू द पावर -2/3। ये -2/3 इसलिए लिखा कि ये डिनोमिनेटर से ऊपर आ गया है न्यूमरेटर में, और ये उस ओरिजिनल का की पोटेंशियल थी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर पावर -2/3 है, इस 8 के मैं इसको 2 रेज़ टू द पावर 3 इस फॉर्म में लिखता हूँ, और दैट इज़ मल्टीप्लाइड विथ -2/3, तो 3 कैंसल्स विथ 3, एंड वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, दैट इज V डैश इक्वल्स V डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 2, बिकॉज 2 रेज़ टू पावर -2 है तो ये 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, एंड वी वुड गेट V डैश दैट इक्वल्स V डिवाइडेड बाई 4। और अब अगर हम कहते हैं कि जी वो एक स्फीयर 8 स्मॉल स्फीयर्स में डिवाइड हुआ, तो हर एक स्मॉल जो पार्ट है उसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, दैट वुड बी V/4।
और जनरल फार्मूला उसका ये है। इस तरीके से आप डायरेक्ट करेंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया ताकि आपका जहन इस बात को मान ले कि हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अहम चीज़ हमारे लिए ये है कि हमें यह मालूम हो कि आर अपने ओरिजिनल का कितने गुना हो जाएगा, अगर या कितना उसका कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए वो वॉल्यूम वाली स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की है। ठीक है, तो आर के दरमियान का जो रिलेशन है ये भी बहुत अहम है, क्योंकि हर वक्त आपसे पोटेंशियल्स नहीं मांगेंगे। हो सकता है किसी जगह पर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या हो जाएगा या सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या हो जाएगा, तो उन सब में आपको आर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट कर लें। और पोटेंशियल आपने देख लिया, पोटेंशियल इस तरह हो जाता है। याद रहे, चार्ज को इग्नोर नहीं करना, सिर्फ साइज़ को नहीं देखेंगे, उधर चार्ज को भी देखेंगे। चार्ज कंजर्व्ड है तो टोटल चार्ज भी n पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये सारा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। और अब चूँकि अगर आप ये जान चुके हैं कि ये कैसे होता है, तो आप इस पोजीशन में हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के मुताबिक आप बता सकें। ओरिजिनल सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है Q बाई एरिया है। और अगर मैं कहूँ कि किसी एक स्फीयर को क्या किया है, 64 स्मॉल स्फीयर्स में डिवाइड किया है, तो आप बताएं कि नई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो आई होप आप ये कर सकेंगे। ये सारा प्रोसीजर अप्लाई करें, चार्ज को n पार्ट्स में डिवाइड करें, और ज़ाहिर है 64 टाइम्स स्मॉल q होगा। वट एवर प्रोसीजर यू डू, बट आई होप यू कैन डू इट। या फिर कमेंट्स में बताएं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करूं। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा मज़ीद एक सेवरल चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने का तरीका डिस्कस कर लेता हूँ, उसकी तरफ जाऊँगा। इस पर मज़ीद डिस्कशन मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी है। So we at a point electric potential difference नहीं, electric potential at a point due to several point charges, कई पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। एक पॉइंट चार्ज इधर है, एक पॉइंट चार्ज इधर है, एक पॉइंट चार्ज इधर है, और आपको यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको मैं नेगेटिव कर लेता हूँ ताकि वो चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी भी साथ में डिस्कस हो जाए। ये मुख्तलिफ चार्जेस हैं और इस पॉइंट पर इन सब की वजह से कोई पोटेंशियल है। Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है KQ1 डिवाइडेड बाई R1। Q2 की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज़ KQ2 डिवाइडेड बाई R2, ये Q2 है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल है दैट इज़ KQ3 डिवाइडेड बाई R3, ये Q3 है, और KQ3 डिवाइडेड बाई R3, ये इस पॉइंट के ऊपर इन सब की वजह से पोटेंशियल है। ये चूँकि वेक्टर नहीं है इसलिए हमें इस टेंशन में नहीं पढ़ना कि जी किस डायरेक्शन में है या किस डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस होगा। तो K तो सब में कॉमन है, इसलिए अगर आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए तो आप K को बाहर लिख लें और उन सब को आप आपस में ऐड करें। Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3, इस तरह। और अकॉर्डिंगली आपको टोटल पोटेंशियल उस पॉइंट पे मालूम हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस तरह की सिचुएशन लें, जैसा कि मैंने यहाँ कहा है ना कि नेगेटिव है, तो फिर नेगेटिव में यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। उस बारे में परेशान ना हो, मैंने सबको प्लस में लिखा है। याद रहे अलजेब्राइक सम होता है। जिसमें हमें प्लस माइनस को कंसीडर करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि -5 और +5 को 10 कर दें या -10 कर दें, उससे 0 आएगा। फिर ये है कि अगर मैं कहूँ कि ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों सेम मैग्नीट्यूड हैं, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड
सेम साइन के हों या अपोजिट साइन के, ये दो अलग अलग केसेस हैं। तो सेम साइन के केस में हम क्या करते हैं, चूँकि इसकी वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर और इसकी वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर, ये दोनों आपस में ऐड होंगी। इसकी वजह से अगर डिस्टेंस r है, इट मिडल, इनके दरमियान मिडल पे, मिडल पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान किसी मिडल पॉइंट पे अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सेम साइन है तो इसकी वजह से के क्यू बाई आर, इसकी वजह से भी के क्यू बाई आर, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, दो दफ़ा के क्यू डिवाइडेड बाई आर लिखूँगा और दैट वुड बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट बिटवीन द टू सिमिलर चार्ज। लेकिन अगर चार्जेस अपोजिट हो फिर एट मिड पॉइंट पोटेंशियल क्या हो जाएगी, दैट वुड बी ज़ीरो। द रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि मैग्नीट्यूड हमने सेम रखे हैं और दूसरा ये है कि उनके चार्ज अपोजिट हैं, तो जब मैं उनको ऐड करूँगा लाइक 1 5 कूलम का है, द अदर इज ऑफ -5 कूलम, सो व्हेन वी ऐड देम वी गेट ज़ीरो। सो एट मिड पॉइंट यहाँ पर पोटेंशियल फिर ज़ीरो होगा जब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि देन इट वुड बी के क्यू by r minus kq by r, and they would vanish and we would be getting zero in the middle point between them. So ऐसे केस में जब अपोजिट साइंस हों, सेम मैग्नीट्यूड के हों, तो इनके मिडल में पोटेंशियल ज़ीरो होता है। और अगर उनका चार्ज सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो मिडल पे सिंपली जो है 2 के क्यू बाई आर होगा। के क्यू बाई आर किसी एक की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल है। तो इस तरह के मेरे जुड़े क्वेश्चन आपको मुख्तलिफ टेस्टों में सामने आ सकते हैं। मज़ीद जब इस चैप्टर के MCQs करेंगे तो कूलम लॉ से लेकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आगे कैपेसिटर तक सारों के MCQs भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इम्पॉर्टेंट MCQs शेयर करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। द अल्लाह।